नमस्कार दोस्तों, आइए हम आज फिजिक्स का सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम ध्वनि साउंड पढ़ेंगे। जो ध्वनि है इससे हर एग्ज़ाम में करीब 2 नंबर का आता है, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे एसएससी हो या एटीसी, कोई भी एग्ज़ाम हो। ये एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए कि इसमें साइंस एक बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आइए हम ध्वनि साउंड से जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं वह सब इस वीडियो में हम देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हम पहला क्वेश्चन, दो वस्तु के कंपन से क्या उत्पन्न होता है? दो वस्तु के कंपन से क्या उत्पन्न होता है? तो पहला ऑप्शन है ए प्रकाश, ऑप्शन बी ध्वनि, ऑप्शन सी विद्युत धारा। तो इसमें आंसर होगा ऑप्शन बी ध्वनि। ध्वनि उत्पन्न होगा। चलिए अगला देखते हैं, किसके द्वारा ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाता है? तो पहला ऑप्शन है प्रकाश, दूसरा ऑप्शन है ध्वनि, तीसरा ऑप्शन है तरंग। तो इसमें आंसर होगा तरंग। तरंग के द्वारा ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाता है, ठीक ना। चलिए अगला देखते हैं, जो किसी भी पदार्थिक माध्यम से संचालित होती है उसे कौन सा तरंग कहते हैं? यानी जो किसी भी पदार्थ के माध्यम से संचालित हो सकती है उसे कौन सा तरंग कहते हैं? तो पहला ऑप्शन है यांत्रिक, सेकंड ऑप्शन है अयांत्रिक। तो इसका आंसर होगा यांत्रिक तरंग। यांत्रिक तरंग किसी भी माध्यम में उत्पन्न, सॉरी दोस्तों, पदार्थिक माध्यम में यानी पदार्थ के किसी भी माध्यम में उत्पन्न हो सकती है, यानी बिना पदार्थ के ये उत्पन्न नहीं हो सकती है। जो ये अयांत्रिक तरंग है ये किसी भी माध्यम में उत्पन्न हो सकती है, इसे माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक ना, इसलिए इसे अयांत्रिक तरंग भी कहते हैं। चलिए अगला देखते हैं, जो शीर्ष एवं गर्त के रूप में संचरित होती है उसे कौन तरंग कहते हैं? यानी जो शीर्ष और गर्त यानी जो ऊपर से नीचे जो तरंग संचरित होती है उसे कौन सा तरंग कहते हैं? यानी ऊपर नीचे कहने का मतलब लंबवत, जो लंबवत संचरित होती है उसे कौन सा तरंग कहते हैं? तो आंसर होगा ऑप्शन ए अनुप्रस्थ तरंग, ऑप्शन बी अनुदैर्घ्य तरंग, ऑप्शन सी विद्युत चुंबकीय तरंग। तो इसमें आंसर होगा ऑप्शन ए अनुप्रस्थ तरंग। जो अनुप्रस्थ तरंग है वह लंबवत यानी ऊपर से नीचे संचरित होती है, ठीक है। हम अनुदैर्घ्य तरंग के बारे में पढ़ ले। जो अनुदैर्घ्य तरंग है ये समांतर चलती है, ये समांतर संचरित होती है, ये शीर्ष एवं गर्त के रूप में नहीं संचरित होती है, ठीक ना। जैसे ध्वनि तरंग है, यह कौन सी तरंग है? अनुदैर्घ्य तरंग, ठीक ना। और उसके बाद विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में जान लीजिए। जो विद्युत चुंबकीय तरंग है इसे किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं, यह निर्वात में भी संचरित हो सकती है, कहीं पर भी जा सकती है बिना किसी माध्यम के, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला देखते हैं, जो तरंग समांतर चलती है उसे कौन सा तरंग कहते हैं? ये हम आपको बता चुके हैं, इसलिए आप क्वेश्चन लगा चुके होंगे, मेरे साथ साथ चलते रहिए। तो आंसर होगा अनुदैर्घ्य तरंग, ठीक ना। चलिए अगला चलते हैं, भूकंप में उत्पन्न तरंग कौन सी तरंग होती है? जो भूकंप में उत्पन्न तरंग होती है वो कौन सी तरंग होती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए अनुप्रस्थ तरंग, ऑप्शन बी अनुदैर्घ्य तरंग, ऑप्शन सी विद्युत चुंबकीय तरंग। तो इसका आंसर होगा अनुदैर्घ्य तरंग, यानी जो अनुदैर्घ्य तरंग है यह भूकंप में भी उत्पन्न होती है, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं, प्रकाश कौन सी तरंग है? तो पहला ऑप्शन है अनुप्रस्थ तरंग, सेकंड है अनुदैर्घ्य तरंग, ऑप्शन सी रेडियो तरंग। तो इसमें आंसर होगा अनुप्रस्थ तरंग, यानी ऑप्शन ए, ठीक ना दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं, जिस तरंग में किसी भी माध्यम का जरूरत नहीं होता है वो उसे कौन तरंग कहते हैं? तो आपको हम ये बता चुके हैं,
इसमें ऑप्शन सी होगा विद्युत चुंबकीय तरंग। आप लोग भी लगा चुके होंगे आंसर, ठीक है ना। चलिए इसीलिए आगे चलते हैं। लघु रेडियो तरंग की खोज किसने किया था? ऑप्शन ए हेनरी हर्ट्ज, ऑप्शन बी मार्कोनी, ऑप्शन सी न्यूटन। तो इसमें आंसर होगा, आप लगा चुके होंगे इसलिए हम बता रहे हैं, ऑप्शन ए हेनरी हर्ट्ज, ठीक है ना। चलिए अगला चलते हैं। परावैगनिक किरणों की खोज किसने किया था? ऑप्शन ए है रीटर, ऑप्शन बी मार्कोनी, ऑप्शन सी न्यूटन। तो इसमें आंसर होगा ऑप्शन ए रीटर। आप लोग लगा चुके होंगे आंसर, मेरे साथ साथ लगाते चलिए, इसलिए आप लोगों को बेहद ही फायदा होगा। चलिए आगे चलते हैं। गामा किरणों की खोज किसने किया था? गामा किरणों का खोज किसने किया था? तो ऑप्शन ए बैकुरल, ऑप्शन बी मार्कोनी, ऑप्शन सी न्यूटन। तो इसमें आंसर होगा बैकुरल, ठीक ना। देखिए और हम बता दे रहे हैं, जो मार्कोनी है वह दीर्घ रेडियो तरंग की खोज किए थे, ठीक ना। और जो न्यूटन थे वो दृश्य किरण की खोज किए थे, दृश्य विकिरण की। तो ये आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। और रक्त किरणों की खोज किसने किया था? तो आंसर होगा ऑप्शन ए बैकुरल, ऑप्शन बी मार्कोनी, ऑप्शन सी हर्शेल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी हर्शेल, ठीक ना। चलिए अगला चलते हैं। ग्रीक अक्षर लेमडा से किसे सूचित किया जाता है? यानी जो लेमडा है यह एक ग्रीक, यानी ग्रीक मतलब यूनानी अक्षर है। इससे किसे सूचित किया जाता है? तो ऑप्शन ए तरंग दैर्घ्य, ऑप्शन बी आयाम, ऑप्शन सी आवृत्ति। तो इसमें ऑप्शन ये होगा तरंग दैर्घ्य। आवृत्ति थोड़ा गलत हो गया है लिखने में, आप ध्यान न दीजिएगा, ठीक ना। थोड़ा सा हिंदी में लिखने में टाइप करने में थोड़ा सा दिक्कत हो गया, सॉरी दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। तरंग दैर्घ्य का एसआई मात्रक क्या होगा? तरंग दैर्घ्य का एसआई मात्रक क्या होगा? ऑप्शन ए एंगस्ट्रॉम, ऑप्शन बी आयाम, ऑप्शन सी आवृत्ति। तो इसमें आंसर होगा एंगस्ट्रॉम। देखिए दोस्तों, ध्वनि से जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते थे हम सब इस वीडियो में कवर किया है। अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो ध्वनि से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है ना। बस इसे आप अच्छे से देखिए, मैं इसका PDF भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा, तो इसका आप टेंशन न लीजिए। चलिए अगला देखते हैं। मनुष्य का कान निम्न में से किस ध्वनि तरंग को नहीं सुन सकता? तो ऑप्शन ए अपश्रव्य तरंग, ऑप्शन बी श्रव्य तरंग, ऑप्शन सी प्राश्रव्य तरंग। तो इसका आंसर होगा श्रव्य तरंग। यानी जो अपश्रव्य तरंग है और प्राश्रव्य तरंग, इसे इन दोनों में से कोई भी मनुष्य नहीं सुन सकता, लेकिन श्रव्य तरंग को सुन सकता है। देखिए मैं इसका और आपको थोड़ा बता दे रहा हूँ इसके बारे में। जो अपश्रव्य होती है वो 20 हर्ट्ज से नीचे वाली तरंग को अपश्रव्य तरंग कहते हैं। श्रव्य तरंग 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज के जो बीच में होती है उसे श्रव्य तरंग कहते हैं। और जो 20,000 ऊपर जो तरंग जाती है उसे प्राश्रव्य तरंग कहते हैं, ठीक है ना। जो प्राश्रव्य तरंग है इसे मनुष्य का कान नहीं सुन सकता, लेकिन कुछ जानवर है जो प्राश्रव्य तरंग को सुन सकते हैं। वो कौन से जानवर है? तो जैसे कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, चमगादड़ हो गया, गिलहरी हो गया, ये सब जो है प्राश्रव्य तरंग को सुन सकते हैं, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। 20 हर्ट्ज से नीचे की ध्वनि तरंग को क्या कहा जाता है? तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, आप आंसर लगा सकते हैं, आंसर लगा लीजिए, मैं कुछ समय दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए आप लगा चुके होंगे, यानी अपश्रव्य तरंग होगा, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। समुद्र की गहराई का पता लगाने में किस ध्वनि तरंग का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए अपश्रव्य तरंग, ऑप्शन बी श्रव्य तरंग, ऑप्शन सी प्राश्रव्य तरंग। तो इसमें ऑप्शन सी होगा प्राश्रव्य तरंग, यानी प्राश्रव्य तरंग का प्रयोग
जो समुद्र की गहराई है उसे पता करने में लगाया जाता है। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। किस ध्वनि तरंग को मनुष्य का कान नहीं सुन सकता पर कुत्ता बिल्ली की आदि सुन सकते हैं? तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, इसलिए आप आंसर लगा लीजिए। इसके बाद मैं डायरेक्ट आंसर लगाऊंगा। चलिए, तो आप लगा चुके होंगे, तो आंसर होगा अब श्रव्य तरंग। ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। चमगादड़ किसके सहारे रात के अंधेरे में उड़ सकता है? तो मैं आपको देखिए, ऑप्शन ए अपश्रव्य तरंग, ऑप्शन बी श्रव्य तरंग, ऑप्शन सी प्राश्रव्य तरंग। तो आप आंसर लगा चुके होंगे, यानी ऑप्शन ए अपश्रव्य तरंग के सहारे जो उल्लू है, जो सॉरी दोस्तों जो चमगादड़ है वो रात में उड़ता है। चलिए आगे चलते हैं। ध्वनि तरंग का एसआई मात्रा क्या होता है? तो ऑप्शन ए डेसिबल होता है, ऑप्शन बी एंगस्ट्रॉम होता है, ऑप्शन सी वेबर। तो आप आंसर लगा चुके होंगे, इसमें डेसिबल होगा, यानी ऑप्शन ए होगा डेसिबल। ठीक ना। अगर आ जाएगा कि डेसिबल के 10वें भाग को क्या कहते हैं, जो सॉरी दोस्तों डेसिबल एक छोटी इकाई है, लेकिन इसका बड़ा इकाई कौन सा है? बेल। बेल के 10वें भाग को डेसिबल कहते हैं। ठीक ना। जो ध्वनि तीव्रता मापती है, लेकिन ध्वनि की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? तो बेल। याद रखिएगा इतना अपना। ठीक ना। जो वेबर है फ्लक्स का एसआई मात्रक है, विद्युत फ्लक्स का। चलिए आगे चलते हैं। किसी भी माध्यम में ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करता है? तो ऑप्शन ए घनत्व, ऑप्शन ए आवृत्ति, ऑप्शन सी आयाम। तो इसमें आंसर आप लगा चुके होंगे, इसलिए बता देना वो ऑप्शन ए घनत्व। देखिए, किसी भी माध्यम में ध्वनि की चाल, यानी जब ध्वनि किसी भी माध्यम में जाएगी तो बढ़ेगी कि घटेगी, ये किस पर निर्भर करता है? घनत्व पर करता है और प्रत्यास्थ, यानी वह कितना प्रत्यास्थ है। ठीक ना। वह कितना कठोर है, इस पर निर्भर करता है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, जो आवृत्ति है इस पर ध्वनि निर्भर नहीं करता है, यानी आवृत्ति पर कोई कुछ प्रभाव नहीं पड़ता है ध्वनि का। तो अपना इतना याद रखना है आपको दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। वायु में ध्वनि की चाल कितना होता है? तो आंसर होगा ऑप्शन ए 332 मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन बी 1483 मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन सी 5130 मीटर प्रति सेकेंड। तो इसमें आंसर होगा ऑप्शन ए 332 मीटर प्रति सेकेंड। देखिए 1483 मीटर प्रति सेकेंड है, ये जल का ध्वनि में चाल है। ठीक है ना। सॉरी दोस्तों, ध्वनि का जल में चाल है। उसके बाद 5130 लोहा में ध्वनि की चाल होता है। तो आपको इतना ध्यान रखना है, लोहा में 5130 होता है मीटर प्रति सेकंड और जल में 1483। चलिए आगे चलते हैं। ताप समान होने पर ध्वनि की चाल पर किसका प्रभाव नहीं होता है, ये आपको बताना है। अगर ताप समान होगा, ध्वनि की चाल पर किसका प्रभाव नहीं होता है? ऑप्शन ए दाब, ऑप्शन बी आर्द्रता, ऑप्शन सी वेग। तो इसमें आंसर होगा दाब। ठीक है ना। आर्द्रता वेग सभी का प्रभाव पड़ता है, लेकिन दाब का नहीं पड़ता है ताप समान रहने पर। चलिए आगे चलते हैं। वायु में 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल कितना बढ़ जाता है? ऑप्शन ए 0.61 मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन बी 1 मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन सी 2 मीटर प्रति सेकेंड। तो इसमें आंसर होगा ऑप्शन ए 0.61 मीटर प्रति सेकेंड। चलिए आगे चलते हैं। WHO के अनुसार कितना डेसिबल ध्वनि मानव स्वास्थ्य के लिए सर्वोत्तम माना जाता है, यानी सही है? ऑप्शन ए 45 डेसिबल, ऑप्शन बी 65 डेसिबल, ऑप्शन सी 75 डेसिबल। तो इसमें आंसर होगा ऑप्शन ए 65 डेसिबल। ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। तरत्व किस पर निर्भर करता है? तो ऑप्शन ए घनत्व, ऑप्शन बी आवृत्ति, ऑप्शन सी आयाम। तो इसमें आंसर होगा ऑप्शन बी आवृत्ति पर निर्भर करता है। चलिए आगे चलते हैं। रेडियो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ऑप्शन ए घनत्व, ऑप्शन बी अनुनाद, ऑप्शन सी आयाम। तो इसमें आंसर होगा ऑप्शन बी अनुनाद। ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। बादल का गर्जन
किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ऑप्शन ए घनत्व, ऑप्शन बी अनुनाद, ऑप्शन सी अनुरणन। तो इसका आंसर होगा अनुनरण। चलिए आगे चलते हैं। ध्वनि दिन के अपेक्षा रात में अधिक क्यों सुनाई दे, सॉरी दोस्तों, ध्वनि दिन के अपेक्षा रात में अधिक दूर तक सुनाई देना या किस सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी क्यों सुनाई देता है? तो ऑप्शन ए ध्वनि के अपवर्तन, ऑप्शन बी परिवर्तन यानी ध्वनि के परिवर्तन, और सी अनुरणन। तो ऑप्शन ए ध्वनि के अपवर्तन। ठीक ना। आगे चलते हैं। पुरुषों की मोटी आवाज़ क्यों होता है? तरत्व कम होने के कारण, तरत्व अधिक होने के कारण, तरत्व समान होने के कारण। तो पुरुषों की मोटी आवाज़ तरत्व कम होने के कारण होता है, यानी ऑप्शन ए। ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। स्त्रियों बच्चों की आवाज़ पतली क्यों होती है? तो ऑप्शन ए तरत्व कम होने के कारण, ऑप्शन बी तरत्व अधिक होने के कारण, ऑप्शन सी तरत्व समान होने के कारण। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी तरत्व अधिक होने के कारण। चलिए आगे चलते हैं। वायुयान की चाल को किससे मापा जाता है? तो पहला मैक संख्या, बी है सिस्मोग्राफ, सी नॉटिकल मील। तो इसका आंसर होगा मैक संख्या। चलिए आगे चलते हैं। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और प्रत्यक्ष सतह के बीच कितना, कम से कम कितना दूरी होना चाहिए? तो ऑप्शन ए 17 मीटर, ऑप्शन बी 14 मीटर, ऑप्शन सी 10 मीटर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 17 मीटर। ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। ध्वनि दरवाजे तथा खिड़की से होकर हमारे कान तक किस प्रक्रिया द्वारा पहुंचता है? तो ऑप्शन ए ध्वनि के अपवर्तन, ऑप्शन बी ध्वनि के परिवर्तन, ऑप्शन सी ध्वनि के विवर्तन। तो इसका आंसर होगा ध्वनि के विवर्तन के कारण। चलिए आगे चलते हैं। रेलगाड़ी का इंजन सीटी बजाते हुए श्रोता के निकट आता है, ध्वनि तीखी तथा दूर जाती है तो मोटी क्यों? यानी जब रेलगाड़ी भिरी जाती है तो तीखी हो जाती है आवाज़, और दूर जाती है तो मोटी हो जाती है, क्यों? तो इसका आंसर होगा डपलर प्रभाव, यानी ऑप्शन सी। चलिए आगे चलते हैं। दीर्घ रेडियो तरंग की खोज किसने किया था? तो ऑप्शन ए हेनरी हर्टज, ऑप्शन बी मार्कोनी, ऑप्शन सी न्यूटन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी मार्कोनी। ठीक है ना दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। एक्स तरंग की खोज किसने किया था? तो ऑप्शन ए रोएंटजन, ऑप्शन बी मार्कोनी, ऑप्शन सी न्यूटन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए रोएंटजन। ठीक ना दोस्तों। तो आज का हमारा क्वेश्चन पूरा हुआ। ठीक ना। अगला सेशन हम ऐसे ही टॉपिक लाएंगे जो एग्जाम में बेहद ही महत्वपूर्ण है, जो आने वाला है। तो चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा लीजिए ताकि अगली वीडियो आपको मिल सके। इसका पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से आप